पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाल ही में जो हुआ है वो वाकई किसी दिलचस्प कहानी से कम नहीं है। राज्य के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के किसी नेता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत बड़ी विडंबना छिपी है। आइए आज के इस विश्लेषण में समझते हैं कि कैसे एक नेता जो जिंदगी भर एक विचारधारा से लड़ता रहा, उसी धुर विरोधी दल का सबसे बड़ा चेहरा कैसे बन जाता है। मतलब आप इस विरोधाभास को जरा सोचिए। एक तरफ इस नेता ने अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती कई दशक उसी हिंदुत्व ब्रिगेड के खिलाफ कड़ा संघर्ष करने में लगा दिए, और दूसरी तरफ आज वही व्यक्ति बंगाल में उसी राइट विंग पार्टी का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय और अब तो मुख्यमंत्री भी बन गया है। हमारे सोर्स के अनुसार ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। एक कट्टर विरोधी से सबसे बड़ा लाभार्थी बनने तक का ये सफर बहुत ही क्रमिक और सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत से बात करते हैं। राजनीति के मैदान में करीब 3 दशक का वक्त और 3 अलग अलग पार्टियां। बंगाल के एक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आने वाले इस नेता की आधिकारिक शुरुआत होती है 1995 में, जब उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर म्यूनिसिपल काउंसिलर का चुनाव लड़ा। लेकिन राजनीति में हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती है ना। 1998 में जैसे ही नई पार्टी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस बनी, उनकी निष्ठा उस ओर मुड़ गई। वहां सालों तक सत्ता के केंद्र में रहे और फिर 2020 में एक और बहुत बड़ी रणनीतिक छलांग लगाई गई। टीएमसी के मंत्रालयों से सीधा इस्तीफा दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इनके करियर का असली टर्निंग पॉइंट क्या था, तो वो था 2007 का नंदीग्राम जमीन बचाओ आंदोलन। सोर्स बताते हैं कि इस आंदोलन में उनकी भूमिका महज एक नेता की नहीं, बल्कि एक ग्राउंड कमांडर की थी। वो जमीन पर हर एक चीज संभाल रहे थे और उनकी इसी मेहनत और रणनीति ने उन्हें अपनी पुरानी पार्टी के भीतर नंबर 2 के सबसे ताकतवर पद तक पहुंचा दिया था। अब नई पार्टी में जाने के बाद इनके बयानों में जो नाटकीय बदलाव आया, वो वाकई गौर करने लायक है। सोर्स के मुताबिक जहां देश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक दायरा सबका साथ सबका विकास है, वहीं बंगाल में इन्होंने इसके ठीक उलट बयान दिया। उन्होंने खुलेआम कहा कि जो हमारे साथ हैं, हम केवल उनके साथ हैं। ये विरोधाभास साफ दिखाता है कि दल बदलने के बाद इन्होंने खुद को एक नए और ज्यादा आक्रामक राजनीतिक रूप में ढालने की कोशिश की। लेकिन देखिए, राजनीति के इस शिखर तक पहुंचने का रास्ता इतना सीधा भी नहीं रहा है। इस पूरी जर्नी में कई बड़े विवाद और गंभीर आरोप भी साए की तरह साथ चलते रहे हैं। अगर हम इन विवादों पर नजर डालें तो कुछ बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। जैसे 2010 की एक सीआईडी रिपोर्ट में आरोप था कि इन्होंने नंदीग्राम में माओवादियों को कथित तौर पर 1000 से ज्यादा राउंड गोला बारूद सप्लाई किया था। फिर आया 2014 का मशहूर नारदा स्टिंग ऑपरेशन, जहां ये कैमरे पर कथित रूप से कैश लेते हुए नजर आए। इसके अलावा शारदा चिटफंड घोटाले के चेयरमैन ने भी इन पर करोड़ों रुपए लेने के आरोप लगाए। और यहाँ सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प दावा करता है कि इनके पार्टी बदलते ही वो नारदा स्टिंग वाला वीडियो इनकी नई पार्टी के यूट्यूब चैनल से कथित तौर पर गायब कर दिया गया था। अब इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 25। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2026 के चुनावी हल्फनामे को देखें तो इन पर पूरे 25 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। आरोप भी बेहद गंभीर हैं, दंगे भड़काने से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने तक। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इतने मुकदमों के बावजूद आज तक एक भी मामले में कोई सजा या कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो आखिर इन मामलों का होता क्या है? यहीं पर बात आती है उस अभूतपूर्व कानूनी सुरक्षा कवच की, जिसने इन्हें इन विवादों के बीच भी बचा कर रखा। एक और चौंकाने वाला नंबर देखिए, 26। ये उन एफआईआर्स की सटीक संख्या है जिन पर महज एक ही न्यायिक आदेश के जरिए पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। हुआ कुछ यूं कि दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट में ये तर्क दिया गया कि दर्ज किए गए सभी मामले राजनीति से प्रेरित थे। इसके बाद अदालत ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया और इन्हें एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मिल गया। आसान भाषा में समझे तो अक्टूबर 2025 तक इनके खिलाफ बिना अनुमति के कोई नया केस दर्ज ही नहीं किया जा सकता। सोर्स के मुताबिक राजनीति के मैदान में ऐसा कानूनी कवच सच में बहुत दुर्लभ है। खैर, कानूनी दांव-पेच से थोड़ा आगे बढ़ें तो इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो काफी गंभीर हैं। ये सीधे तौर पर इनके इनर सर्कल यानी करीबियों से जुड़े हैं। पिछले 13 सालों के अंदर इनके बेहद करीबी स्टाफ के 4 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई है। 2013 में इनके पीए प्रदीप झा की लाश कोलकाता में मिली।
2018 में इनके सुरक्षाकर्मी श्रुतिक चक्रवर्ती बैरक में मृत पाए गए। 2021 के चुनावों के ठीक बाद इनके ड्राइवर की मौत हो गई और सबसे ताज़ा मामला 2026 का है, जब चुनाव नतीजों के तुरंत बाद इनके एक और पीए चंद्रनाथ राज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोर्स ने इस आखिरी घटना को साफ तौर पर एक विदेशी हथियारों से की गई प्रोफेशनल हिट बताया है। अब इन मामलों को जो बात और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है वो ये है कि इनकी जांच केंद्रीय एजेंसियों द्वारा भी की गई, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई ठोस कारण या फाइनल कंक्लूजन सामने नहीं आया। ये सभी मौतें आज भी फाइलों में पूरी तरह से अनसुलझी ही बनी हुई हैं। इन तमाम विवादों, आरोपों और रहस्यों के बीच अब सवाल ये उठता है कि बंगाल की राजनीति का आगे का रास्ता क्या है। इनकी राजनीतिक ताकत और मौजूदा प्रभाव का सबसे बड़ा सबूत 2026 के चुनाव नतीजे हैं। ये कोई मामूली जीत नहीं थी। उन्होंने अपनी पूर्व नेता को उन्हीं के सबसे मजबूत किले भवानीपुर में पूरे 15,000 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। इस अचंभित कर देने वाली जीत ने जमीन पर उनकी पकड़ को साबित कर दिया और इसी के बलबूते वो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। इस पूरे राजनीतिक खेल को समझने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सटीक रूपक यानी मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है, राजनीतिक वॉशिंग मशीन। ये टर्म ये दर्शाता है कि कैसे सही समय पर पाला बदलने से किसी भी राजनेता के पुराने विवाद और गंभीर आपराधिक आरोप पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। मतलब साफ है, जब सत्ता हासिल करने की बात आती है तो वैचारिक निष्ठा अक्सर सबसे पीछे छूट जाती है। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल हम सबके सामने है। सत्ता का ये जो नया युग शुरू हुआ है, क्या ये बंगाल को उसके ऐतिहासिक ठहराव और पुरानी समस्याओं से बाहर निकाल पाएगा, या फिर ये राज्य को विभाजनकारी राजनीति के दलदल में और भी गहरे धकेल देगा? हम यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन सत्ता पाने की इस राजनीतिक प्लेबुक की असल कीमत क्या होगी, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना बेहद जरूरी है।